Hello, my dear students. Welcome to my class and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका जो इंडियन राइटिंग वाला पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका BEGC 132 का क्लास 2 है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग क्लास 1 भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर किया था। स्टूडेंट्स जो पीडीएफ्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाती हैं। अभी यहाँ पर आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि गज़ल से आप क्या समझते हो एंड एक्सप्लेन करना है रोल एंड फंक्शन ऑफ द गज़ल फॉर्म इन अर्ली मेडाइवल पीरियड। तो जो अर्ली मेडाइवल पीरियड है उस टाइम पर जो गज़ल्स हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो गज़ल होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो बच्चों जो गज़ल है वह क्या है, वह एक प्रकार का फॉर्म है ऑफ पोइट्री। गज़ल इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री जो कि ओरिजिनेट हुआ था पर्शिया में, जो कि प्रेजेंट डे ईरान है, एंड बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मेडाइवल पीरियड में हमें मुगल जो है मुगलों का शासन काल इंडिया में देखने के लिए मिलता है। सल्तनत जो हमारा पीरियड है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और ये सारे के सारे जो थे ये कहीं ना कहीं जो ईरान इराक वहाँ से इनका ताल्लुक था। तो जो गज़ल है, इसी वजह से जो गज़ल वाली जो पोइट्री है वो इंडिया के अंदर कौन से पीरियड में पॉपुलर हुई है, मेडाइवल पीरियड में पॉपुलर हुई है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक पोइट्री कंसिस्टिंग ऑफ राइमिंग कपलेट्स एंड अ रिफ्रेन विद ईच लाइन शेयरिंग द सेम मीटर। तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वह किस प्रकार का होता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा इसका फॉर्मेशन एज इट इज़। देन द सब्जेक्ट ऑफ अ गज़ल इज़ ऑफन फोकस्ड ऑन थीम। अब यहाँ पर जो गज़ल्स होती हैं इनके सब्जेक्ट्स किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहली चीज़, ये लव, ब्यूटी, लॉन्गिंग एंड सेपरेशन एंड मिस्टिसिज्म, इनके कई सारे जो हैं फोकस थीम्स रहते हैं। द टोन कैन वेरी फ्रॉम रोमांटिक टू मेलनकॉलिक और इवन फिलोसॉफिकल। और टोन में भी हमें कई सारे जो हैं चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो जो गज़ल है ये हमेशा जो पोएट होता है उसके पेन नेम के या उसके सिग्नेचर के द्वारा जो है एंड की जाती है, कॉल्ड अ तखल्लुस। As a part of a final couplet, the language of a ghazal is often rich in metaphor and symbolism. तो यहाँ पर गज़ल में हमें सिम्बोलिज्म और मेटाफर्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपके कुछ कपलेट्स होते हैं वेयर ईच कपलेट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली। इन एवरी कूपलेट द फर्स्ट लाइन एंड्स विद अ वर्ड और फ्रेज दैट इज रिपीटेड इन द सेकेंड लाइन। तो हर एक कूपलेट में जो फर्स्ट लाइन होती है वो एंड करती है उसी वर्ड से या फ्रेज से जो कि सेकेंड लाइन में वापस से रिपीट होता है। एवरी लाइन ऑफ द गज़ल फॉलोज द सेम रिदम एंड अ मीटर। तो यहाँ पर जो है आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले। ठीक है, तो ये निकले है ना, ये निकले देखो यहाँ पर आपको सेकंड टाइम देख रहा है, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये क्या है, ये आपका एक गज़ल का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इसका ट्रांसलेशन दे रखा है यहाँ पर कि जो थाउजेंड्स ऑफ डिज़ायर्स हैं, ईच सो इंटेंस दैट इट टेक्स माई ब्रेथ अवे, कि इतनी हज़ारों डिज़ायर्स हैं और इतनी इंटेंस हैं कि उनकी जो ब्रेथ है वो ही दूर ले जाती है। मैनी ऑफ माई लॉन्गिंग्स वर फुलफिल्ड येट दे सीम टू फ्यू। बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारी जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो गई लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कम ही पूरी हुई हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द राइमिंग पैटर्न एंड द सेंट्रल थीम ऑफ द लॉन्गिंग एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो यहाँ पर आपको एक थीम भी देखने के लिए मिल रहा है और पैटर्न भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि जो अर्ली मेडाइवल पीरियड है उस टाइम पर गज़ल का आखिर रोल क्या होता था। तो ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड द गज़ल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in cultural and literacy, especially in India, where it was embraced by poets of various languages like Persian, Urdu and Hindi. तो इंडिया में हम देखते हैं कि जो गज़ल है उसका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अलग अलग पोइट थे, पर्शियन भाषा वाले, उर्दू भाषा वाले, हिंदी भाषा वाले, वो सभी गज़ल को एम्ब्रेस करते थे। गज़ल जो होती हैं एक्सप्रेस करते हैं लव और सफरिंग्स को। जो गज़ल है वो एक मीडियम बन गया, जो लोग थे वो अपने डीप इमोशंस को गज़ल्स के द्वारा जो है बताने लग गए। जो पॉइट्स हैं दे यूज्ड इट टू एक्सप्लोर द इमोशनल पेन कॉज्ड बाय सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस। तो यहाँ पर जो पॉइट होते थे उनका जो सेपरेशन है उनके लव्ड वंस के द्वारा, लव्ड वंस के साथ,
जिनसे भी वो लोग प्यार करते हैं, तो लव्ड वंस से जो सेपरेशन है उसको गज़ल के द्वारा बताने लग गए। इन अ सोसाइटी मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल टर्मोइल इन्वेजन्स, द गज़ल प्रोवाइडेड एन इमोशनल आउटलेट ऑफन रिफ्लेक्टिंग पर्सनल सॉरो और सोसाइटल स्ट्रगल्स। तो यहाँ पर जो गज़ल है वो यहाँ पर लोगों के जो पर्सनल सॉरोज़ होते हैं उनके बारे में भी बताती है, और सोसाइटी में जो स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में भी बताती है। क्योंकि देखो ये जो गज़ल है भारी मात्रा में लिखी गई थी, तो डिफरेंट डिफरेंट इनके सब्जेक्ट्स रहे होंगे। फिर कल्चरल फ्यूजन हमें देखने के लिए मिलता है गज़ल्स के द्वारा। तो with the arrival of Persian poets and the spread of Persian culture during the rule of Delhi Sultanate and Mughal Empire, the ghazal form was introduced and flourished in India. तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो गज़ल फॉर्म है वो हमारे कल्चर के साथ कैसे फ्यूज़ कर गई, कैसे मिक्स हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मेडाइवल पीरियड है उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर ये सब इंडिया में थे, तो गज़ल फॉर्म है उसी टाइम पर जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। और जो इंडियन पोइट्स हैं जैसे कि मिर्ज़ा गालिब, अल्मा इकबाल, सिराजुद्दीन अली खान, अर्जू, इन सब ने जो है गज़ल्स को कंपोज करना शुरू किया उर्दू में, पर्शियन में। और इसकी वजह से इंडियन और जो आपका पर्शियन कल्चर है उसका हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ब्लेंड देखने के लिए मिलता है। सो दिस फ्यूजन हेल्प क्रिएट अ यूनिक लिटरेरी ट्रेडिशन इन इंडिया। और इस ये जो फ्यूजन है इसकी वजह से इंडिया में एक यूनिक जो ट्रेडिशन है वो आया, कंबाइनिंग लोकल थीम्स विद पर्शियन लिटरेरी टेक्निक्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो लोकल थीम्स थी वो पर्शियन जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं उनके साथ यहाँ पर हमें कंबाइन होती दिखाई देती हैं। अब इसके बाद लव के अलावा और क्या थीम्स हुआ करते थे, तो बिसाइड्स लव जो गज़ल्स हैं वो स्पिरिचुअल थीम्स को भी एक्सप्लोर करती थी, डिवाइन के साथ जुड़ने की बात करती थी। तो ये वाला जो फॉर्म है ये सूफी पोइट भुल्ले शाह और अमीर खुसरो जो हैं उनके द्वारा ये जो है एक्सप्रेस किया गया, जिसमें गॉड के लिए उनका लॉन्गिंग है और जो है वो गॉड के जो डिवाइन लव है उसके साथ जुड़ना चाहती हैं। तो जो गज़ल्स थी वो डिवाइन के साथ जुड़ने का एक रास्ता थी। खुसरो की जो गज़ल्स थी वो फोकस करती थी ऑन मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मर्जिंग विद द डिवाइन। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, डिवाइन के साथ मर्ज करने की बात हो रही है। फिर उसके बाद आता है आपका एंटरटेनमेंट। तो अब यहाँ पर गज़ल्स जो हैं जो आपके राजा महाराजा थे उस टाइम पर मुग़ल कोर्ट्स में, तो वो सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी जो है गज़ल्स के आयोजन करवाते थे। दे बिकेम They became part of the courtly culture, serving both as a form of entertainment and a means to convey deep emotions. Poets were patronized by the rulers, and ghazals वर अ वे टू गेन रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज इन द कोर्टली सर्कल्स। तो यहाँ पर जो है अपने कोर्ट वगैरह में जो मुगल्स किंग थे वो गज़ल्स का जो कल्चर है गैदरिंग्स वगैरह रॉयल कोर्ट्स में करवाया करते थे, जिसकी वजह से जो गज़ल है उसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज भी प्राप्त हुआ। क्योंकि जो रूलर्स थे उन्होंने गज़ल्स को क्या किया है, यहाँ पर पैट्रनाइज किया है। ठीक है, संरक्षण प्रोवाइड करना इसका मतलब होता है, संरक्षण प्रोवाइड करना। सो दे वुड ऑफन भी परफॉर्म विद म्यूज़िक के साथ भी परफॉर्म किया जाता था। और फिर गज़ल्स जो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिसमें आपने सबसे पहले गज़ल्स की डेफिनेशन बताई है स्टूडेंट्स की, गज़ल का जो मतलब है वह क्या होता है। देन फिर आपने गज़ल का स्ट्रक्चर और फिर उसका एक एग्जाम्पल देके समझाना है। फिर आप इसका रोल एंड फंक्शन बताएंगे कि मेडाइवल पीरियड में इसने क्या रोल प्ले किया, किस प्रकार से ये जो है पर्शियन जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर के साथ मिक्स हो गया। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आप हिंदावी से क्या समझते हैं, एग्जाम्पल्स देके समझाइए। तो स्टूडेंट्स हिंदावी क्या है, तो हिंदावी इज़ अ टर्म यूज टू रेफर टू द अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। तो हिंदी का जो अर्ली फॉर्म है यानी कि शुरुआत में जो हिंदी बोली जाती थी वो और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के लिए ये यूज़ होता है। और यह एक प्रकार की वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो कि नॉर्दर्न पार्ट्स जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, ये वहाँ पर इवॉल्व हुआ था। तो ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड स्पेशली ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर दिस लैंग्वेज बिगेन टू बी वाइडली यूज इन पोइट्री लिटरेचर एंड एवरीडे कम्युनिकेशन। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भाषा है ये एवरीडे जो की कम्युनिकेशन थी उसके अंदर वाइडली यूज़ की जाने लगी। द टर्म हिंदावी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो हिंदावी क्या है, जो आम लोग होते हैं उनकी भाषा
and was used to distinguish it from Persian, which was language of the elite and administration at the time. तो हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पर जो elites थे, जो rich people थे, वो पर्शियन भाषा बोलते थे, और वहीं जो है आपके हिंदावी जो भाषा है वो कॉमन पीपल की भाषा थी। फिर अब इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट को देखेंगे, तो हिंदावी जो है वो डेवलप हुई थी आपकी प्राकृत लैंग्वेजेस से, विच वर स्पोकन इन द एंशंट इंडिया। तो हम सभी को ये बात मालूम है कि जो हमारा एंशंट इंडिया है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तो हिंदावी एब्जॉर्ब्ड इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम पर्शियन, अरेबिक एंड टर्किश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम रूलर्स इंडिया, लीडिंग टू अ क्रिएशन ऑफ उर्दू एंड हिंदी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि अलग अलग जो इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, पर्शिया का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल रहा है आपको, है ना, और आपको अरब का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल रहा है, टर्की का देखने के लिए मिल रहा है। तो इसकी वजह से, इन इन्फ्लुएंसेस की वजह से क्या होता है, उर्दू भाषा क्रिएट होती है और हिंदी भाषा भी क्रिएट होती है, और इसका एक प्रकार का हमें मिक्सचर देखने के लिए मिलता है जो कि आम लोग बोला करते थे। तो हिंदावी वॉज यूज बाय पोइट्स एंड राइटर्स हु डिड नॉट नो और वॉन्ट टू राइट इन पर्शियन। तो हिंदावी पोइट्स और राइटर्स भी यूज़ करते थे। हिंदावी का जो एक पोइट्री है आपके अमीर खुसरो की, वो उसका एक फेमस एग्जाम्पल है, हु इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिगर टू यूज़ दिस लैंग्वेज इन हिज वर्क। तो हम क्या देखते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं वो हिंदावी को यूज़ करते हैं अपनी वर्क्स के अंदर, एंड ही इज़ वन ऑफ द पोइट, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपका आता है हिंदावी के फीचर्स के बारे में आप बताएंगे। तो पहली चीज़, ये सिंपल और एक पॉपुलर लैंग्वेज है। तो हिंदावी वॉज मोर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू संस्कृत एंड पर्शियन विच वर ऑफन कॉम्प्लेक्स। तो हिंदावी ईजी टू अंडरस्टैंड भाषा थी, जबकि संस्कृत और पर्शियन कैसे थे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, और कॉमन लोग जो है वो हिंदावी भाषा को बोला करते थे, हिंदवी या हिंदावी जो भी है। देन इसमें हमें लोकल डायलेक्ट्स का ब्लेंड भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि देखो हर एक एरिया का इंडिया में हम देखते हैं अपना एक डायलेक्ट होता है। तो भाषा बोलने में क्या होता है कि लोकल जो डायलेक्ट्स थे वो भी इसमें मिक्स होते चले गए। इसमें संस्कृत के वर्ड्स आ गए, पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, सब चीज़ों के जो वर्ड्स हैं वो ब्लेंड हो गए। और लिटरेचर और पोइट्री की अगर हम बात करें तो इसको पोइट्री में और सॉन्ग्स में यूज़ किया जाने लग गया ड्यूरिंग द medieval period, especially in the courtly and popular culture. It was used to express love, spirituality, patriotism, and was particularly famous for its use in devotional poetry and Sufi traditions. अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स देंगे। तो यहाँ पर अमीर खुसरो का ये एक आपको दे रखा है कि मन की माया ना पीछे रही, तेरा पाया सब कुछ है, हर खुशी को अपनाया है। ठीक है, तो ये आपका अमीर खुसरो का टेक्स्ट है, जिस जो कि आपकी जो लैंग्वेज है हिंदवी, इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो यहाँ पर हमें क्या देखते हैं, ये जो काहू शब्द है, यहाँ पर हमें लोकल जो डायलेक्ट है उसका जो मिक्सचर है वो देखने के लिए मिल रहा है। बैर हो गया, दोस्ती हो गया, ये शब्द हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर है एक मन ही मन का घर है, सबकी मंजिल वहाँ है, सादा काम इसे कर। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नामदेव का भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप दो एग्जाम्पल्स ही कर लेना। अगर आपको इसको समझ में आपको ये आ रहे हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट का नाम है hindustannowledge.com। ठीक है, गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे hindustannowledge.com, फिर आपको वहाँ पर अपना BEGC 132 का आर्टिकल मिलेगा। फिर उस आर्टिकल में नीचे स्क्रॉल करना तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो कि आज रात तक अपलोड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी BR अम्बेडकर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हिंदवी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ और इस टॉपिक के बारे में पता है तो वो भी आप अपने आंसर में ज़रूर ऐड करेंगे। BR अम्बेडकर जो हैं, आप सभी को पता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट लीडर और सोशल रिफॉर्मर हैं, और उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जो दलित कम्युनिटी थी उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम किया था। दलित लोग, जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना, यानी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो जो अम्बेडकर थे वो अम्बेडकर वॉज ऑल्सो द मेन पर्सन हु हेल्प क्रिएट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्कड फॉर इक्वेलिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पर जो अम्बेडकर हैं उन्होंने एक तो भारतीय संविधान को बनाने में सहायता की, और हमारे देश के में जो समानता है और जो न्याय है वो लाने के काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, खासकर जो दलित हमारी जो पॉपुलेशन थी उनके लिए। दलित लिटरेचर में उनका रोल है,
तो अंबेडकर की जो लाइफ एंड वर्क के बारे में जो हम देखें तो अंबेडकर की जो पूरी लाइफ थी वो हमेशा दलित के राइट्स के लिए लड़ते हुए ही चले गए। ही बिलीव दैट दलित शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड नॉट फेस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो उनका ये विश्वास था कि उस टाइम पर जो दलित लोग हैं उन्हें बराबरी का ट्रीटमेंट दिया जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार के जाति आधारित भेदभाव ना हो, क्योंकि उस टाइम पर सोसाइटी में जो जाति आधारित भेदभाव थे वो बहुत ही कॉमन थे। हिज आइडियाज इंस्पायर्ड मैनी राइटर्स टू स्टार्ट राइटिंग अबाउट देयर लाइव्स ऑफ दलित। तो यहाँ पर जो आपके बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने दूसरे राइटर्स को भी इंस्पायर किया। इंस्पायरिंग दलित राइटर अम्बेडकर एनकरेज दलित टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। तो यहाँ पर जो अम्बेडकर हैं उन्होंने दलितों को एनकरेज किया ताकि वो लोग जो हैं अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सके। मैनी दलित राइटर्स लाइक दया पवार, नामदेव देसल एंड शंकर पाटिल वर इंस्पायर्ड बाय अम्बेडकर। तो ये सारे के सारे जो हमारे राइटर्स हैं ये अम्बेडकर से इंस्पायर हुए। दे यूज देयर राइटिंग्स टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द हार्डशिप्स दलित फेस बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पर जो दलित हैं उन्होंने जो भी हार्डशिप्स को सहा कास्ट सिस्टम के बारे में, उन सब के बारे में इन लोगों की राइटिंग्स में हमें देखने के लिए मिलता है। दलित लिटरेचर की थीम्स क्या रहती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रहता है आपका पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, भेदभाव के बारे में और रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के लिए फ़ाइट के बारे में। ये सारी उसमें दलित लिटरेचर की थीम्स रहती हैं। जो अम्बेडकर की टीचिंग्स हैं वो उनका एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस हमें इन थीम्स में देखने के लिए मिलता है। तो हिज डिसीजन टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म ऑल्सो इंस्पायर्ड दलित राइटर्स टू लुक फॉर अ वे टू एस्केप द कास्ट सिस्टम इट्स ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो आपके अम्बेडकर जी हैं वो बुद्धिज़्म को क्यों अपनाना चाहते हैं, मतलब वो कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि जो बुद्धिज़्म था वो उसमें ना सभी लोगों को समान समझा जाता था। किसी प्रकार की जो जाति पाति थी वो बुद्धिज़्म में थी नहीं। तो इस वजह से वो है बुद्धिज़्म में जाना चाहते थे। फिर रोल क्या है दलित लिटरेचर का, तो पहली चीज़ जो रोल दलित लिटरेचर प्ले करता है वो मार्जिनलाइज लोगों की आवाज़ बनता है। तो वो सारे लोग सोसाइटी में जिन्हें इग्नोरेंस का सामना करना पड़ रहा है उन सभी लोगों की जो है ये आवाज़ बनते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। दलित जो लोग हैं उन्हें मदद करते हैं ये समझने में कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको एनकरेज करते हैं ताकि वो अपने लिए खड़े हो सकें और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है फाइट भी करते हैं। अब यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर हैं उनका वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है दलित लिटरेचर में। ही शोड द वर्ल्ड दैट दलित डिजर्व रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। तो यहाँ पर जो हमारे बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने वर्ल्ड को क्या दिखाया कि जो दलित लोग हैं वो भी रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं और इक्वालिटी को डिज़र्व करते हैं। हिज आइडियाज़ कंटिन्यू टू इंस्पायर दलित राइटर्स टूडे हु यूज़ लिटरेचर टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड टू चेंज सोसाइटी फॉर द बेटर। तो यहाँ पर उनके आइडियाज़ आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से आप लोगों को पीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको वेबसाइट का नाम बताकर hindustannowledge.com, ठीक है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पर अभी आपको रात तक वेट करना पड़ेगा। रात में 11 बजे तक सारे पीडीएफ जो हैं अपलोड हो जाएंगे। जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उनके, जो भी एग्ज़ाम्स आपके मंडे को हैं उनके पीडीएफ सारे आज ही अपलोड हो जाएंगे रात तक। उसके अलावा आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पीडीएफ अपलोड होते हैं तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं चैनल पे अपडेट कर देती हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को सारे लिंक वगैरह ईजिली मिल जाते हैं और लाइव क्लास के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको हमारे ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।